हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर। आज हमारा जो लेक्चर है वो 11 साइंस के सेकंड चैप्टर के ऊपर है। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, माई सेल्फ प्रोफेसर जी जानी फ्रॉम SK एजुकेशन हब सिद्धपुर 9427729500। This is a WhatsApp number. You can send any message if you have any doubt. यदि आपको लेक्चर के बाद यदि कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। So let me start our today's lectures. Let me introduce first. Specific objectives of these lectures are to be discussed. जब लेक्चर खत्म हो जाएगा या फिर हम ये कहे कि आप लेक्चर में कितनी चीजें पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द फंडामेंटल यूनिट। फोर्थ वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फिफ्थ वन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज के लेक्चर में हम इन 5 चीजों पे डिस्कस करेंगे। दिस इज ओनली अ बेसिक लेक्चर ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो 5 चीजें कौन सी पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, derived physical quantities and derived units. Fifth one, different types of system of units. हम इंट्रोडक्शन में यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं कि मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी चीज का मेजरमेंट यदि नहीं लेते तो क्या? तो बचपन में तो हमने बहुत कहानियां सुनी हैं कि मेजरमेंट नहीं लेते थे तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। उसके ऊपर हमने जॉक्स भी बनाए हुए थे। लड़कियों को पता होगा, है ना, जब वो कपड़े सिलाने के लिए जाती है, ड्रेस तो यदि उसमें भी बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट देके आती है। ठीक है, लड़के भी यदि मान लो कि उनका जो पैंट शर्ट होता है वो यदि सिला के पहनते हैं तो उनको एक चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। बट हम इसको साइंटिफिकली थोड़ा समझे एंड उसका टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट के लिए एक सबसे अच्छा स्लोगन है कि विदाउट मेजरमेंट वी डोंट नो इफ देयर इज अ इंप्रूवमेंट, वी डोंट नो व्हाट इज मीनिंगफुल, है ना। विदाउट मेजरमेंट वी डोंट नो इफ देयर इज इंप्रूवमेंट। यदि किसी जगह पे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो पता कैसे चलता है? तो पता चलता है मेजरमेंट के साथ। चलिए मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई पे बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज पता कैसे चलती है? तो आप क्या बोलते हैं कि सर जो रिजल्ट आता है ना, मार्क्स आते हैं उसके ऊपर से। तो मार्क्स क्या होता है? एक नंबर होते हैं ना, कि पहले मान लो कि 100 में से 20 आए थे, उसके बाद 100 में से 50 आए, अगर 100 में से 90 आए। लेकिन यदि आप ये जो नंबर से, उससे पता चलता है कि आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। उसी तरह से मान लो कि कोई स्ट्रक्चर का काम चालू है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बैठा है, तो क्या बोलते हैं कितना मंजिला बिल्डिंग बना दी ना, 1 मंजिल बना दी है या 2 बना दी, 10 फीट का बना दिया, 20 का बना दिया, कितना बना दिया। किसका मकान बड़ा है किसका छोटा है वो उसके मेजरमेंट के ऊपर से होता है। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी काम कर सकता है, कौन ज्यादा टाइम लेता है, तो आप टाइम मेजरमेंट करते हो। कौन कितना ज्यादा खाना खाता है, तो वो कितना खाना खाता है, उसका मास आप खाने के वेट के बेट पर 5 रोटी बड़ी बड़ी खा लेता है। एंड कोई ऐसा भी होता है जो बोलता है कि मैं बड़ी बड़ी 10 रोटियां खा सकता हूँ, तो इसके मास के ऊपर से हुआ। तो हालांकि सभी जगह पे मेजरमेंट होता है ना, वो एक बेसिक पैरामीटर बनता है। हम कोई भी फिजिकल फेनोमेना जब समझना चाहते हैं तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इस चीज को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन इंटर ले लेते हैं उसको। क्या इंपोर्टेंट क्या होता है? तो टू डिस्क्राइब द एनी फेनोमेना, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद इट्स आर एसेंशियल। कि भी कोई भी फेनोमेना होता है ना, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए या फिर समझाने के लिए हमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जो उसके साथ क्या होती है, एसोसिएट होती है, यानी लिंक होती है। तो उनको समझाने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है।
आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इसका कोई एग्जांपल देके बताइए, तो मैं इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, है ना, एक पेड़ के ऊपर से एक फ्रूट होता है ना, वो मान लो कि नीचे गिरता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप मैंगो ट्री के नीचे बैठे हैं, तो आपके ऊपर से एक मैंगो नीचे गिरता है, ठीक है। तो ए दिस इज कॉल्ड द वन फिजिकल इवेंट, और वी कैन से दिस इज द वन फिजिकल फेनोमेना, कि भाई नेचर के अंदर कोई इवेंट हो रही है, कोई घटना यहाँ पे घटी, जैसे कि एक मैंगो आपके मैंगो नीचे गिरता है। तो इसको समझने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है। ये एक साइंस का लड़का, आप अभी साइंस के बच्चे, तो आप कितने सवाल पूछेंगे, तो देखिए आप बेसिकली इतने सवाल पूछ सकते हो। क्या लिखा है हमने, टू अंडरस्टैंड दिस नेचर फेनोमेना वी हैव टू नो, ये नेचुरल चीज है ना, सो वी हैव टू नो फ्रॉम विच हाइट डस इट फ्रूट फॉल। फ्रूट नीचे तो गिरा, लेकिन कितनी हाइट पे से आया, सबसे पहला सवाल। दूसरा क्या पूछेंगे आप, हाउ मच टाइम डस इट टेक टू रीच द सरफेस, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। तो पहला तो सवाल क्या पूछा, कितनी हाइट पे से नीचे आया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हमने, कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज स्पीड ऑफ द फ्रूट व्हाइल फॉलिंग, जब वो नीचे गिरता था उसकी स्पीड कितनी थी। तो सिंपल से एक चीज देखिए, जब एक फ्रूट भी नीचे गिरता था, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पूरी इवेंट को समझाने के लिए हमने 3 सवाल पूछे, कि पहले तो वो कितनी हाइट पे से आया, कितने टाइम में नीचे वो आ गया, एंड जब वो नीचे आता था एट दैट मोमेंट उसकी स्पीड कितनी थी। तो इसको बोला जाता है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो क्या मेजर करना पड़ेगा, देखिए, टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस वी नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक अ डिस्टेंस। आपने बोला था ना कि कितनी हाइट, तो हाइट क्या होती है, डिस्टेंस होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, एंड कितनी स्पीड से आया, तो मास पता होना चाहिए ना। हमने आपको बताया था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, तो मास पे डिपेंड होता है, जिसका मास ज्यादा होगा वो स्पीड से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस, टाइम, मास, ऐसी बहुत सारी और भी हो सकती है, लेकिन ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियली हम बच्चों क्या समझे कि मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कोई आपको पूछे कि भाई आप ये चैप्टर क्यों पढ़ते हो, तो आपको क्या बताने का, कि भाई टू डिस्क्राइब एनी फेनोमेना, यदि हमें कोई भी फेनोमेना समझाना है साइंस के अंदर, है ना। साइंस यानी कि क्या होता है, नेचर होता है, तो यदि वो नेचर, इसलिए मैंने नेचर फेनोमेना लिया था, ठीक है। तो कोई भी ये फेनोमेना समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन द एनी फेनोमेना और द नेचर फेनोमेना, वी वी वांट मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि हमें उसी के थ्रू हम कई सारी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिस्क्राइब इट। नाउ थोड़ा सा आगे जाते हैं, नाउ लेट वी मूव अहेड। हमने देखा है कि भाई जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं ना, तो उसके पीछे यूनिट लिखा जाता है। वैसे चैप्टर का नाम भी क्या था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो मैंने बता दिया क्या होता है बेसिकली, अभी यूनिट पे फोकस करते हैं। जैसे कि बचपन से आप पढ़े हो, टाइम का यूनिट क्या होता है, आप क्या बोलते हो, सेकंड बोलते हो, है ना। लेंथ क्या क्या होता है, मीटर होता है, आप मीटर बोलते हो या किलोमीटर लगाते हो, ज्यादातर मीटर लगाया जाता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका यूनिट होता है। मैं आपको बोलूं कि भाई आपकी एज कितनी है, तो कोई बोलता है कि 25, कोई बोलता है 17, कोई बोलता है कि 18। तो भाई ये 18 क्या है, 18 के पीछे वो कुछ बोला जाता है, ईयर्स बोले जाते हैं ना, या मंथ बोले जाते हैं, या 25 ईयर्स बोले जाते हैं। चलो मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मींस आपका वेट कितना है ना, व्हाट इज योर वेट। तो वेट के लिए यदि कोई बोले कि 70, तो हम उसको क्या समझेंगे, 70 केजी समझे या 70 ग्राम समझे। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कोई नंबर बोलते हैं, तो नंबर के पीछे उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना ही चाहिए। बच्चों दिमाग में ये बात फिट करना कि यदि आप पीछे यूनिट नहीं लिखेंगे, तो आपके मार्क्स कटने के फुल चांस है ना। क्योंकि जो पेपर चेक होगा ना एग्जामिनर, वो यही देखने वाला है कि आपने उसके पीछे यूनिट कौन सा लिखा है, ठीक है। इसलिए पहला चैप्टर आपको यूनिट सिखाया जाता है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे जो भी कुछ लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। लेकिन उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, तकरीबन 1885 के अंदर इसके ऊपर सम्मेलन हुआ था, एंड यूनिट में काफी बड़े प्रॉब्लम होती थी, तो उसका सॉल्यूशन इन लोगों ने निकाला था।
हालांकि वो इतिहास है साइंस का जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, किसी और लेक्चर्स में, किसी और वीडियो में आपको बताया जाएगा। यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है? A standard measure of any physical quantity is called unit of that physical quantity. क्या लिखा हमने? The standard measure of any physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, उसको बोला जाता है उसका यूनिट। अब यहां बोलेंगे स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। जब मैं बोलता हूं कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एंड आप जब दुकान में जाते हो, आप सिद्धपुर में बैठे हो, अभी आप गुजरात के किसी भी सिटी में हो, यदि आप हम बोले कि आप किसी भी स्टेट में चले जाते हो, आप बॉम्बे में जाते हो, है ना, पंजाब में जाते हो, कहीं भी आप किसी को बोलो मुझे 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, या मुझे 1 मीटर की रस्सी चाहिए, और सब लोग अलग अलग जगह से लेके आएंगे, तो भी सब एक जैसा ही लेके आएंगे ना। क्यों? क्योंकि हर जगह पे मीटर क्या होता है, मीटर स्पेसिफाइड होता है, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेजर, वो स्पेसिफाइड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हमने जो बात की कि 1 मीटर, तो मीटर का स्पेसिफाइड किया। यदि हम केजी बोलेंगे, तो यदि आप यहाँ से 1 केजी आलू लेके आते हो, एंड आप कोई मानो कि अहमदाबाद से 1 केजी आलू लेके आते हैं, तो दोनों 1 केजी आलू सेम ही होंगे, क्योंकि केजी एक स्टैंडर्ड बना दिया है पहले से। यदि आप ऐसा बोलते हो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे कोई बिजनेस खोल के बैठे हो, आपका काम होता है पाकिस्तान के अंदर, या जापान में से, पाकिस्तान में से, कहीं से भी आप जिसको भी, जहां से आप कोई चीज मंगवाना चाहो, या अमेरिका ले लो, आप यहाँ पे फोन पे किसी को बोलो कि भाई हमें 5,000 केजी, है ना, या वी कैन से 5,000 केजी हमें आलू बेच दो वहां से। तो 5,000 केजी आलू वहां पे और यहाँ पे अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि केजी दोनों साइड पे सेम ही चीज होगी। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई नहीं, इंडिया वाले क्या 5,000 यानी कि अलग होता है, वो अलग उनका क्वांटिटी होता है, हमारा 5,000 अलग क्वांटिटी होता है। जब हमने बोला कि 5,000 केजी, तो केजी हर जगह पे सेम होता है। तो पूरे हम ऐसे बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर स्मूथ ट्रांजेक्शन हो पाए, सिस्टम स्मूथ तरीके से चले, इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेजर बनाया गया है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड मेजर बनाया, उसी को यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या हुआ? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से बोलिए बच्चों, क्या होता है? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। नाउ, तो यूनिट कैसा होना चाहिए, है ना? यदि मान लो कि कोई स्टैंडर्ड आप मेजर करते हो, आपने बोला कि केजी यानी कि केजी, बाद में केजी जैसा हर जगह पे केजी सेम होना चाहिए। आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाते हो, किसी भी स्टेट में चले जाते हो, तो 2 मार्क का सवाल होता है। सवाल ऐसा आएगा, डिफाइन द टर्म यूनिट्स एंड हाउ द यूनिट शुड बी। यूनिट कैसा होना चाहिए? तो यूनिट ऐसा होना चाहिए। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है द मेजर ऑफ यूनिट शुड बी डिफाइनाइट एंड अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मीनिंग होता है कि वो कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए, है ना, एंड इट शुड बी डिफाइनेड। हमने बोला कि 1 केजी तो 1 केजी सेम होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन बातें नहीं होना चाहिए। कि या फिर आपने जब बोला केजी, तो केजी का मीनिंग किलोग्राम ही होता है। कोई देश ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ पे केजी को तो हम हमारी लैंग्वेज में अलग बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स भी इवन निकाल के, यदि हम बोलते हैं टाइम का सेकंड होता है, तो दुनिया में हर एक जगह पे सेकंड यानी कि टाइम के साथ ही होता है। किसी भी लैंग्वेज में इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकल के आता। इट शुड बी प्रॉपर डिफाइंड एंड अनएम्बिगियस, एक कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता। यदि आप चाइना में जाके भी बोल दो कि भाई हमें कि एक केजी की हम बात करते हैं, तो केजी समझ जाएंगे कि ये लोग मास का यूनिट बताते हैं, ठीक है। सो द मेजर ऑफ यूनिट शुड बी डिफाइंड एंड अनएम्बिगियस। सेकंड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है, द यूनिट शुड बी सच दैट its measure should not change, and if unit is defined with the help of some phenomena, that phenomena must be permanent. थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा बड़ा सेंटेंस लगा, इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के देखते हैं। पहले ऐसे भी इतना पढ़िए, द यूनिट शुड बी सच दैट इट्स मेजर शुड नॉट चेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि हमने एक बार डिसाइड किया कि भाई 1 मीटर यानी कि बड़ी कोई इतना ही, तो बाद में उसमें कभी बदलाव नहीं आना चाहिए ना।
ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये इकोनॉमी जैसा नहीं होता कि बड़ी कम हुई, कि आज 1 मीटर का डिस्टेंस इतना था, उसके बाद हमने आगे जाके उसको बढ़ा दिया या कम कर दिया। आज से 100 साल पहले 1 मीटर की लेंथ जितनी थी उतनी आज भी है, 1 मीटर में बदलाव नहीं आता। यदि आप बोलो कि आज भाई चलो आपके यहाँ से आपकी कोई नजदीक की सिटी ले लेते हैं और उसका डिस्टेंस है मान लो कि 10 किलोमीटर, या आपकी मान लो कि स्कूल है ना, आपके वहां से आपकी स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट ईयर वो 6 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, स्कूल वही की वही है, तो हाँ कंडीशन अप्लाइड। स्कूल वहां पे तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर आप नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ने आपसे बोला कि 1 किलोमीटर को भी 1.5 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं आती, यूनिट शुड बी सच दैट इट्स मेजर शुड नॉट चेंज, उसके मेजरमेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। यहां पे एक चीज लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए, इफ unit is defined with the help of some phenomena, that phenomena must be permanent। तो भाई ये क्या बात हुई कि आपने यूनिट को किसी फेनोमेना के थ्रू बनाया हुआ है, तो वो फेनोमेना परमानेंट होना चाहिए। आप नहीं समझे, है ना? अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि सर यूनिट डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फेनोमेना का मीनिंग क्या हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। पहले के जमाने में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था, तो उस टाइम पे कुछ बातें ऐसी थी कि हमारे जो दादा होते थे ना, जो बुजुर्ग होते थे, वो लोग क्या करते थे, सन की पोजीशन के ऊपर से, सूरज की जो पोजीशन थी उसके ऊपर से टाइम बताते थे। वो ऐसा बताते थे कि सन यदि एग्जैक्ट ऊपर आ जाता है तो 12 बजे, मान लो कि वो सुबह सुबह ईस्ट में से बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकला तो मान लो कि 7 बजे, एग्जैक्ट ऊपर पहुंचा तो 12 बजे, एंड नीचे चला जाएगा वेस्ट में तो फिर से शाम के 7 बजे। तो टाइम को उन लोगों ने डिफाइंड किया, टाइम का जो यूनिट बनाया ना उन्होंने कितने बजे, उन्होंने डिफाइन किया सन की पोजीशन के ऊपर से। तो ये जो सन की पोजीशन है जिसके ऊपर से आपने टाइम को डिफाइंड किया है, उसको बोला जाता है फेनोमेना। तो यहाँ पे फेनोमेना कौन सा आया, सन की पोजीशन। बट अभी आप एक बात समझे, क्या ये मेथड सही है? तो यहाँ पे सोचने वाली बात आती है, सन की जो पोजीशन है वो टाइम बाय टाइम चेंज होती है। यदि आप देख रहे तो समर में सन होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है और विंटर में चेंज होती है। विंटर में आपने देखा होगा कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन समर में क्या होता है, अंधेरा जल्दी नहीं होता है। यदि आप विंटर में 7 बजे देखो तो अंधेरा हो जाता है सब जगह पे, ओके, आपको सूरज कभी दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन यदि आप वही चीज समर में देखते हो तो 7:30 बजे तक आपको सूरज दिखाई देगा, अंधेरा नहीं होता है। तो यानी कि आपका जो टाइम आपने सूरज की पोजीशन के ऊपर से किया था, तो सूरज की पोजीशन तो टाइम बाय टाइम चेंज होती जाती है। इट्स अ डिपेंड ऑन द सीजन, it's a depend on the we can say itself depend on the time। तो ऐसे फेनोमेना, यदि ऐसे फेनोमेना के थ्रू हम किसी चीज को डिफाइंड नहीं कर सकते। इसे उन्होंने क्या लिखा है, इफ यूनिट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सम फेनोमेना, यदि आपका यूनिट किसी फेनोमेना के ऊपर से है तो कोई बात नहीं, होने दो, बट वो फेनोमेना बाद में चेंज होना नहीं चाहिए। सो द फेनोमेना मस्ट बी अ परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए पहला क्या था, द मेजर ऑफ यूनिट should be definite and unambiguous, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए परफेक्ट एंड कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड, द यूनिट शुड बी सच दैट इट्स मेजर शुड नॉट चेंज, इसके मेजरमेंट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। एंड इफ यूनिट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सम फेनोमेना, देन फेनोमेना मस्ट बी परमानेंट। सो वो जो फेनोमेना था वो क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। लास्ट वन, the prototype of a unit should be easily reproducible and easily available। आपने कोई यूनिट बना दिया उसको मेजर करने के लिए, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, है ना, एक स्केल का यूज करते हैं किसी लाइन को मेजर करने के लिए। तो स्केल को बोला जाता है प्रोटोटाइप, उसको क्या बोला जाता है, उसका प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो ये जो प्रोटोटाइप होता है ना, वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए एंड इजीली अवेलेबल। आप बचपन से लेके अभी तक स्कूल में पढ़े, आपने लॉट्स ऑफ टाइम आप लोगों ने स्केल परचेस की होगी लाइन बनाने के लिए, लाइन को मेजर करने के लिए। आप जब भी दुकान में जाते हो, दुकानदार से आपने पूछा कि मुझे स्केल चाहिए, दुकानदार ने ऐसा बताया कि नहीं, आज तो पूरे सिटी में, पूरे गांव में कहीं भी आपको स्केल नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट्स रिप्रोड्यूसिबल एंड आपकी स्केल की प्राइस कितनी आती है। अब देखिए
₹2 से लेके ₹20 तक, है ना? तो ये महंगी भी नहीं होती, ये सीधी बात है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे। ओके, कि भाई आपका जो प्रोटोटाइप है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल। यदि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ टूट जाता है, तो ये लॉट्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट कैसा होना चाहिए? तो यूनिट का पहला क्या था? द मेजर ऑफ यूनिट शुड बी डिफाइनाइट एंड अनएम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए एंड पक्का डिफाइन होना चाहिए अच्छी तरह से। सेकंड, द यूनिट शुड बी सच दैट its measure should not change, and if unit is defined with the help of some phenomena, that phenomena must be permanent। जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि यूनिट यदि किसी फेनोमेना के ऊपर से बना है तो फेनोमेना क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। थर्ड वन, द प्रोटोटाइप ऑफ अ यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एंड इजीली अवेलेबल, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड फिर से प्रोड्यूस किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी यूनिट का डेफिनेशन और यूनिट कैसा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बेसिक। हम बोलते हैं ना कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, फंडामेंटल चीजें अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो फंडामेंटल क्या है कि भाई हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज यानी कि किसी भी फिजिकल फेनोमेना को यदि हमें समझना है, यदि आप देखते हो कि आपके घर पे पंखा चालू होगा तो आप बोल सकते हो कि पंखे की स्पीड कितनी है ना? पंखे में कितना इलेक्ट्रिसिटी पावर ज्यादा है, कितना पावर कंज्यूम करता था। यदि आपके पास कंप्यूटर पड़ा है तो आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो ऐसे ऐसे हर एक फेनोमेना के लिए यदि हम यूनिट देने के लिए जाए तो हम पागल हो जाए। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज निकाली जिसको फंडामेंटल बोला गया, एंड उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोला गया। तो पहले तो क्या हुआ कि कुछ बेसिक चीजें निकाल दी एंड उसके जो यूनिट थे उसको फंडामेंटल यूनिट बोला गया। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है यहाँ पे, एज वी से द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इट्स अ बेसिक क्वांटिटीज एंड उसके ऊपर से बाद में सभी क्वांटिटीज बनाई गई। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए, सम मिनिमम limited numbers of physical quantities for which unit should be the unit of all other quantity, है ना? कि क्या बोला उसने? some minimum limited numbers of physical quantity for which, जिसके ऊपर से unit should be, जो यूनिट बनेगा, that unit of all other quantities can be expressed, defined, and with the help of them, so these minimum physical quantities are known as fundamental quantities। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें आप इतना ही याद रखें कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम क्वांटिटीज, जिसके ऊपर से बाकी सभी क्वांटिटीज बनाई गई है। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटीज है उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके जो यूनिट होते हैं उसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। लाइक इन एग्जांपल्स, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, तो देखो पहले तो क्या है कि एक बार फिर से बताता हूँ कि मिनिमम क्वांटिटीज या मिनिमम फंडामेंटल क्वांटिटीज है कुछ ऐसी मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके ऊपर से बाकी सभी क्वांटिटीज, ओके, इसका यूनिट बनाया जाता है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज है उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेसिक 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम। तो फर्स्ट वन इज अ मास। तो मास का यूनिट क्या होता है? ध्यान से देखिए, किलोग्राम होता है ना, केजी हम बोलते हैं जिसको। लेंथ का क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो सेकंड का एस है ना वो स्मॉल आता है। सभी में देखे ना यूनिट मैंने स्मॉल अल्फाबेट में लिखे हैं, आप कहीं भी कैपिटल अल्फाबेट नहीं लिख सकते, ठीक है? मेक सेंस दैट यहाँ पे टाइम का क्या होता है? एस सेकंड स्मॉल में आता है। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है मास, सेकंड लेंथ एंड थर्ड टाइम। इन तीनों की मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सब जो भी हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज आएगी उन सभी के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दो, या तीनों के तीनों हो सकते हैं। इट्स अ डिपेंड ऑन दैट क्वांटिटी, बट दीज आर बेसिक। ये जो मैंने दिखाया मास, लेंथ एंड टाइम, वो बेसिक है।
इसको बेटा ऐसा भी बोलते हैं, मास का m, है ना, आज आपको सिखा दो, बोलिए मास का m, लेंथ का l एंड टाइम का t, तो इसको बोला जाता है MLT। क्या बोला जाता है? MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हर जगह पे आपको ये तीन चीजें दिखाई देगी। हम जितनी भी सिस्टम्स पढ़ेंगे उसमें आपको MLT आएगा। M यानी कि मास, L माने के लेंथ एंड T माने के टाइम। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको कोई पूछे कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? मास, लेंथ एंड टाइम। एंड फंडामेंटल यूनिट पूछे तो मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। ठीक है। नाउ हमने बोला कि कुछ मिनिमम ऐसी क्वांटिटीज है जिसके ऊपर से बाकी सब क्वांटिटीज बनाई जाती है। तो जो मिनिमम क्वांटिटीज है उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेटा ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर से आपने जो क्वांटिटीज बनाई है उस क्वांटिटीज को बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज लेके या उसका उपयोग करने के बाद हमने जो क्वांटिटीज बनाई, दैट क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन समझिए, द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो समझाई जाती है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके हमने जो क्वांटिटीज बनाई है उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोली जाती है। एंड उसके जो यूनिट होते हैं, यार थोड़ा मिस्टेक है, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इसके जो यूनिट्स होते हैं, दैट यूनिट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल, वेलोसिटी सबसे पहले। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बेटा देखिए, डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गई, टाइम यानी कि सेकंड। तो हो गया ना कि भाई इसके ऊपर से आपने वेलोसिटी बनाया, तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। एंड उसका यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का होता है मीटर, डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए होंगे, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड था ना। तो मीटर पर सेकंड तो एक बार लिख दिया, लेकिन ये टाइम का एक और नीचे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए एक्सेलरेशन भी किससे बना हुआ है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसके ऊपर से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों आ गए। फोर्स, फोर्स यानी कि एफ, एफ माने के एम, एम मास, ए एक्सेलरेशन। तो देखो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का हमने यहाँ से ले लिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मास का, मीटर लेंथ का, सेकंड टाइम का। तो दिस इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसे यदि आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हो तो आप देखेंगे कि उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया होता है। सो कुछ मिनिमम ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर से सभी क्वांटिटीज बनाई जाती है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड जो क्वांटिटीज बनाते हैं उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। ठीक है। सो नाउ थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये तो हमने सीख लिया कि यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स, और उसके एग्जांपल देखें। दिस वन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेस लेक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो 5 सिस्टम्स हमारे वहां पे चालू है। मैंने आपको बोला था ना कि MLT याद रखना है, एम माने के मास, लेंथ और टाइम। तो देखिए इसमें भी तीन तीन है। तो पहला मास का होगा, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे देखिए MLT के ऊपर से होता है ना। तो पहला जो F है वो लेंथ का है, दिस वन इज फॉर मास एंड दिस वन इज फॉर टाइम। तो पहली सिस्टम है FPS। तो पहला यहाँ पे लेंथ का ही होगा। तो यहाँ पे क्या आया? फीट। F माने के फीट, P माने के पाउंड मास का, S माने के सेकंड। दूसरी यूनिट सिस्टम है CGS। C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड। NKS यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। NKS है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, एक करंट को मेजर करने के लिए। एंड उसके बाद आती है SI सिस्टम। SI सिस्टम होती है 7 बेस यूनिट सिस्टम। इसमें 7 यूनिट डिफाइन किए हुए हैं जो अलग अलग टाइम पे आपको, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। सो पहले आप समझ लीजिए, इसको रिवाइज करते हैं। FPS यानी कि फीट, पाउंड, सेकंड। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। NKS मीटर,
केजी किलोग्राम सेकंड, एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। फिफ्थ वन एसआई 7 बेस्ड यूनिट सिस्टम। 7 बेस में क्या आता है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा था, सी दिस वन। मोल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोल आएगा। केल्विन टेम्परेचर का। कैंडेला इंटेंसिटी का, लाइट की इंटेंसिटी कैंडेला कैसे मेजर की जाती है, ए एम्पियर। करंट का, केजी मास का, मीटर लेंथ का, सेकंड टाइम का। तो ये हो गए 7 सिस्टम। ये तीनों तो बेसिक है, ये एम्पियर भी हम पढ़ चुके हैं एमकेएस में। इन 3 चीजों को ऐड किया गया है, इसको कैंडेला, केल्विन एंड मोल। ठीक है, तो बेटा ये हुआ अपना बेसिक लेक्चर्स। तो आज हम कितनी चीजें पढ़े, एक बार फिर से उसके ऊपर रिवाइज करते हैं हम लोग। आज हम ये पढ़े इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, derived physical quantities and derived units. Last one is a different types of systems of unit. ठीक है, तो यदि आपको कुछ भी डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजना। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर को कंटिन्यू लेके जाएंगे। उस टाइम तक आप सभी का वी कैन से दैट आप एक बार इसको रिवाइज कर देना अच्छी तरह से, एंड डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप भेज सकते हैं। थैंक यू।